गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन होगा हम लोग ये डिस्कस करें। आज का जो आपका एग्जाम 26 को होने वाला है 11th का, वो इंग्लिश कोर और क्लास 11। तो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि वैसे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और उसी के व्यू पॉइंट से हमने अपने हाथों से लिख के आपको फटाफट ये तैयार किया है। और आज की वीडियो देखने के बाद हम लोग शाम को भी एक वीडियो लाइव क्लास में आपको हम देंगे जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा बनाया हुआ वीडियो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, आपका टेली कर जाता है एग्जाम में। जैसे कि आपके जो सीनियर्स 12th के लिखे उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिला। तो आई थिंक कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट, कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस उम्मीद के साथ। चलिए देखते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक सेट मैंने यहाँ पे रखा है और नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो आपका कुछ आप जानते हैं कि 11th क्लास में आपका जो है एक मिक्स तरीका से सिलेबस है, मिसलेनियस। उसमें से आपका कुछ ग्रामर सेक्शन है, कुछ बुक से हैं, ठीक है, कुछ राइटिंग स्किल से हैं। तो ये सब मिला के एक कॉम्बिनेशन में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम इज एग्जामिनेशन, आपको बढ़िया सा परफॉर्मेंस देना है। 40 क्वेश्चन आपका है तो 40 आउट ऑफ 40 आपको गेन करना है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें भी आपका, इसमें एक चीज आपको स्किप मिलेगा। इसमें एक आपको पैसेज पूछा जाएगा, वो कौन सा इंपॉर्टेंट पैसेज होगा। हालांकि आप पैसेज भी अगर देखा जाए तो एक आइडिया के लिए आता है कि कौन सा पैसेज आएगा, लेकिन हम लोग शाम के क्लास में लाइव क्लास में भी देखेंगे कि कौन सा वैसे पैसेज भी है जो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है, अभी का वीडियो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीसेस ऑफ राइटिंग। तो कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, जो कि आप थैंक्स को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो थैंक्स आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार के पीस ऑफ राइटिंग में लिखा जाता है। यानी कि कैसा जो राइटिंग आप करते हैं, राइटिंग स्किल में कौन सा पार्ट लिखते हैं जिसमें आप इसका यूज करते हैं थैंक्स का। तो क्या आप रिपोर्ट में लिखते हैं, क्या आप स्पीच राइटिंग में लिखते हैं, तो आर्टिकल राइटिंग में लिखते हैं, कि नोटिस राइटिंग में लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अगर आप पढ़े हैं। मैंने आप बताया था, क्या चीज बताया था आपके क्लासेस में, कि रिपोर्ट राइटिंग में थैंक्स नहीं लिखा जाता है, ठीक है। स्पीच जब आप लिखते हैं तो स्पीच आप देते भी हैं, डिलीवरी स्पीच करते हैं, तो उसमें भी आप लास्ट में थैंक्स बोलते हैं। तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्टिकल में नहीं लिखते हैं, नोटिस में नहीं लिखते हैं, तो आपका स्पीच में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, ठीक है। कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है, नरेशन ऑफ इवेंट, जो आप घटना को व्यक्त बताते हैं, नरेट करते हैं, मतलब कहानी बनाते हैं, इज ऑलवेज रिटेन इन, वो किस में लिखा जाता है। तो देखिए आपको बोला रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो रिपोर्ट करता है पास्ट को, यानी कि पास्ट की चीजें होती है उसको हम लिखते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग करना होता है पास्ट इमीडिएट एक्शन जो कि पीछे कुछ समय पहले बीता हो, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट में नहीं लिखते हैं, उसको इमीडिएट पास्ट में लिखते हैं, ठीक है। इमीडिएट पास्ट का मतलब होता है कि आप वर्तमान पास्ट में जो कि कुछ ही समय हुआ हो बीते, उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो इनडिफिनिट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे जब भी रिपोर्ट का क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट हमेशा पास्ट में ही लिखा जाता है, ठीक है, पास्ट एक्शन को बताता है। लेटर्स टू द एडिटर, देखिए यहाँ है लेटर्स टू द एडिटर। जो लेटर टू एडिटर होता है आर रिटन टू, लिखा जाता है। लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है, तो लेटर टू एडिटर लिखा जाता है एडिटर को। तो ऑफिशियल तो ये अलग लेटर होता है, लेटर टू एडिटर को ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिजनेस नहीं होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा। कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ऑफिशियल लेटर्स, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, डू नॉट इंक्लूड, ऑफिशियल लेटर में क्या शामिल नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता है, रजिस्टरिंग कंप्लेन, तो कंप्लेन किया जाता है। क्या यहाँ पर देखिए बोलता है डू नॉट इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये इंक्लूड किया जाता है। मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी भी किया जाता है, ठीक है। अपील नहीं किया जाता, याद रखेंगे, ये नहीं किया जाता, इसका मतलब ये आपका सही आंसर है। एप्लीकेशन फॉर जॉब इसमें आता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं व्हाट इज द फ्रीली यूज्ड इन मेकिंग नोट्स। देखिए आपको मैंने जब आपको मैंने क्लासेस लिया था तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फ्रीली यूज्ड, क्या मतलब स्वतंत्र रूप से यूज किया जाता है मेकिंग नोट्स। मेकिंग नोट्स एक पॉइंट है आपको पढ़ने के लिए। तो मेकिंग नोट्स जब आप बना रहे होते हैं, नोट्स बनाते हैं आप,
तो उस नोट्स में आप किसका प्रयोग करते हैं, एब्रीविएशंस का करते हैं, कीवर्ड्स का करते हैं, ठीक है, सब हेडिंग का करते हैं, या ऑल ऑफ दीज सभी का करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब आप मेकिंग नोट्स बनाते हैं या जिसको आप नोट मेकिंग कहते हैं, तो नोट मेकिंग के टॉपिक में आप एब्रीविएशंस का भी यूज करते हैं, आप कीवर्ड्स का भी यूज करते हैं, आप हेडिंग और सब हेडिंग का भी यूज करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी का यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन, ये आपका था किससे, आप हाँ समझिए कि आपका राइटिंग स्किल से ही ये आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब यहां से ग्रामर है, देखिए बोलता है ऑयल तेल फ्लोट्स तैरता है ना, वाटर। यहां पर आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज है। तो आपका एग्जाम में ना देखिए प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर्स है, ठीक है, आप तो फिर वॉइस पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं, ठीक है, ये सब सेक्शन से फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इतना सारा टॉपिक में एक दो कभी कभी स्किप कर देता है, जैसे कभी आपका मॉडल जो वर्ब है उसको स्किप कर देगा, मेन वर्ब स्किप कर देता है, ठीक है। तो कुछ कुछ सेक्शन से क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ स्किप कर देता है। तो एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो तेल होते हैं वो तैरते हैं कहाँ, वाटर पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यहाँ पर ऑन का यूज हो, ठीक है। आप यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑन इज दिस दैट, इसका यूज आप ग्रामर में ब्रीफली या नहीं उसको आप डिटेल तरीका से जान सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। आगे देखिए सुप्रिया, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर आपका ब्लैंक है, इसको आपको फिलअप करना है। तो फॉर 2 आवर्स का मतलब 2 घंटों से, 2 घंटों से क्या, इज रीडिंग पढ़ रही है, हैज बीन रीडिंग पढ़ रही है, हैज रेड पढ़ चुकी है, या हैव बीन, ठीक है। तो ये चारों में कौन ऑप्शन सही है, देखिए यहाँ पर फोर का इस्तेमाल है, सिंस या फोर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप हैज बीन का के साथ बिफोर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ से फोर और सिंस से पकड़ सकते हैं। अब देखिए एक जंबल सेंटेंस है। जंबल सेंटेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपके जो वर्ड्स हैं वो तोड़ तोड़ के दिए हुए होते हैं इधर उधर करके, ठीक है। ये मिस अरेंज होता है, इसको आपको अरेंज करना होता है, जैसे कि द, टू, थीव्स, यस्टरडे, कॉट, पुलिस। अब इसको आपको मिला देना है। तो आपको आपको देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपके एग्जाम में कितने आएंगे, 4 ऑप्शन, इससे बना हुआ 4 ऑप्शन रहेगा, और चारों में से आपको एक सही बनाना है। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है आपका, देखिए अब दा से शुरुआत होता है किसी सेंटेंस का, तो चलिए ये देख लेते हैं। दा के बाद द टू थीप्स, ये चोर हैं, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे थीप्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब। तो इसके बाद मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो कॉट। तो आपका ए फर्स्ट नंबर आ रहा है, दूसरा ये या तीसरा ये आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद देखिए द थीव्स, ठीक है, कॉट, ऐसे तो नहीं होगा। अब यहाँ पर है पुलिस भी है। तो यहाँ पर समझने वाली बात आपके लिए है, हम आपको ये बता रहे हैं कि हाउ टू मैच द वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, तो यहाँ पर एक थीव्स भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पुलिस भी है, तो अब बात है कि चोर और पुलिस का बात है। तो यहाँ पर अब चोर तो बाद में जो आएगा ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ऑब्जेक्ट आपका फिर ये आएगा कौन, थीव्स। अब बाकी सब्जेक्ट के बाद कर रहे हैं, सब्जेक्ट में आपका पुलिस आएगा, तो 2 नंबर वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट माने कि लास्ट में चला जाएगा। तो कितने चोर हैं, तो 2। अब यहाँ पर 2 आ गया, 2 थीव्स, तो यानी ये दोनों साथ में होगा, ठीक है। अब यस्टरडे मतलब ये लास्ट में हो जाएगा। तो अब यहाँ 3, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यानी कि द पुलिस caught 2 thieves yesterday, द पुलिस caught 2 thieves yesterday। इस प्रकार से आपका एक जंबल वाला सेंटेंस आएगा जो आपको बनाना है, ठीक है। आराम से बनाना है आपको। तो मैंने एक ही सेंटेंस यहाँ पर जो सही है वो लिख दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा कि आप वहां पर देखेंगे कि या जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो उसमें आप सिंपली ये देखेंगे 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उससे आपको लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है अनलेस यू अपोलाइज, जब तक आप अपोलाइज मतलब कि क्षमा नहीं मांगेंगे, आप गलती को नहीं माफ करेंगे या फिर गलती को नहीं मानेंगे। अपोलाइज करने का मतलब होता है कि आप अपोलाइज कीजिए, अपोलॉजी आप में है, क्षमा मांगिए। तो जब तक आप नहीं करते हैं, तो आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आई नॉट विल, ये तो गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। आई स्पेयर विल नॉट यू, वही गलत लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये समझिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ये आपको बनाना है, आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आगे है 10 नंबर, सी हैज, उसके बाद ब्लैंक है, सन एंड डॉटर्स। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये आपका डिटरमाइनर है, ठीक है। डिटरमाइनर का क्वेश्चन है कि उसके पास या उसके हैं तो कितना, सन एंड डॉटर्स, ठीक है, बेटा और बेटियां। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 3, फ्यू सब, मेनी लिटिल या नन। तो आप यहाँ पर एक दिमाग लगाइए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉटर्स आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में, और ये आपका सिंगुलर है, तो यानी कि यहाँ पर सिंगुलर डलाएगा, यहाँ पर प्लूरल डलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सही ऑप्शन है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 इसलिए होगा, यहाँ पर है ना प्लूरल नंबर है, यहाँ पर 1 सन होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर, सन्स तो नहीं लिखा होगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए, आपको ये समझते जाना है ना, सब मिला के आपका इंग्लिश में आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, आप एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप यहाँ जो क्लासेस चलते हैं उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलते हैं। तो आपका एग्जाम के तुरंत बाद 2-3 तारीख से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जाम, मतलब कि जो आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप दोनों क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, 11th के बाद 12th का क्लास में, ठीक है। आप 12th के कोर्सेज के लिए ऑफलाइन भी आप यहाँ जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पर बेस्ट है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डू यू रीड सच बुक्स। देखिए, ये बोलता है कि डू यू रीड सच बुक्स, क्या आप इन किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो गया ना, डू यू रीड सच बुक्स, क्या आप ये ऐसे कुछ किताबों को पढ़ते हैं, डू यू रीड, क्या आप ऐसे कुछ किताबों को पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब यहाँ पर भी आपका 4 ऑप्शन रहेगा, और इस 4 ऑप्शन में आपको एक सही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर सिंपल आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें आप देखेंगे कि सिंपल आर से ही बनेगा ये, ठीक है। आर सच बुक्स, सच बुक्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, आर सच बुक्स। यहाँ पर बुक्स, उसके बाद वर्ब 3 लगता है, उसके बाद बाय, उसके बाद आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आप पढ़े होंगे, जरूर आप पढ़े होंगे, मतलब मैंने आपको बताया भी था बहुत बढ़िया तरीके से वॉइस बनाना, तो आप सब लोग पढ़े भी होंगे आई थिंक। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे कभी। इस प्रकार से छोटे मोटे क्वेश्चन, हाँ हो सकता है कि सेम टू सेम अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते थे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप पीछे पढ़े होंगे और आपको आइडिया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी अब इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार से आपको लगाना है। इसमें छोटा छोटा मिस्टेक्स भी देखा जाता है। द ग्रैंड मदर, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं बुक से, ठीक है। द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक टू द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड, ठीक है। जो ग्रैंड मदर थी वो गाने को कैसे देखती थी, किस प्रकार के मोनोपोली मानती थी गाने को। तो मोनोपोली किसका था, हार्लोट्स का था, और बेगर्स का था, कि रिपर्स का था, कि डांसर का था। तो याद रखेंगे, हार्लोट्स एंड बेगर्स का। वो मानती कि भिखारियों का और असली लोगों का ये एक संगठन है गाना, ठीक है, तो बेगर्स होगा। द स्पैरोज डिड नॉट टेक नोटिस, जो स्पैरो थे गोरैया, वो नोटिस नहीं की, ठीक है। टू वर्ड्स किसके तरफ नोटिस नहीं की, तो नैरेटर के तरफ, कि द ग्रैंड मदर के तरफ, द ब्रेड्स के तरफ, या ऑल। तो याद रखेंगे, वो ब्रेड्स के तरफ नोटिस नहीं की। जब उसको खाने के लिए ब्रेड्स दिया गया था तो वो उसको तरफ नहीं ध्यान दी थी, क्योंकि वो भी मॉर्निंग कर रहे थे। सारी पंछियां जो थी वो भी, मॉर्निंग का मतलब बता रहे हैं कि वो क्या कर रही थी, सारी पंछी जो थी वो भी माता मना रही, दुखी थे दादी माँ के मरने के बाद, ठीक है। उसके बाद है कि ऑन 25 दिसंबर द बोट वाज किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप्टन। ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 25 दिसंबर को जो बोट था वो कितना किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला था। तो आपको याद रखना है ना, 3500 किलोमीटर, ठीक है, 3500 किलोमीटर याद रखेंगे, यही आपका सही ऑप्शन है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ठीक है। हु सेड, किसने कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर, किसने कहा था ये, तो उसका बेटा बोला था, जोनाथन, ठीक है। कौन बोला था, जोनाथन। ये 6 साल का था, और ये जो सुजैन थी वो 7 साल की थी, याद रखेंगे। और ये जो मैरी है उसकी वाइफ है, ठीक है। और ये लैरी विजिल कौन था, तो ये आपको पता होगा कि ये सेलर था, ठीक है, लैरी विजिल और स्विस सर्फ सेगलर। हु डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया था, टूट के टॉम को। टूट के टॉम को डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखेंगे हावर्ड कार्टर ने किया था, 1922 को किया था। कितना में किया था, 1922 को हावर्ड कार्टर ने किया था। नेक चंद वाज टू बी ऑनर्ड बाय स्विस कमीशन फॉर, नेक चंद जो है ना, मतलब स्विस कमीशन ने उनको क्या किया था, ठीक है, मतलब ऑनर्ड किया था, सम्मानित किया था। तो किस लिए किया था, तो याद रखेंगे यूनेस्को के लिए। यूनेस्को में क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के लिए, ठीक है। यानी कि जो साहित्य और एजुकेशन के फील्ड में सामाजिक स्तर पर अच्छा काम करता है उसको यूनेस्को के तहत उसको ऑनर्ड किया जाता है। तो याद रखेंगे यूनेस्को की तरफ से।
अब ये क्या बनाए थे, तो नेक चंद ने क्या बनाया था, तो नेक चंद ने बनाया था गार्डन, कौन सा गार्डन है ना, तो रॉक गार्डन, याद रखेंगे कौन सा गार्डन, रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन कहाँ है, तो रॉक गार्डन कहाँ है, ये आपको याद होगा चंडीगढ़ में, कहाँ है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में बनाया था इन्होंने। अब ये रियल एक गार्डन था, ठीक है, एक पेंटिंग जो आप लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर में देखे थे, तो इनके द्वारा बनाया गया था, काफी खूबसूरत था, इस वजह से इनको क्या किया गया था कि वहाँ इनको ऑनर किया गया था, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो इतना बड़ा एक बाकी लोग पैनल पे बनाते हैं सब अच्छे अच्छे पेंटिंग्स को, उन्होंने रियल में उस चीज को उतार दिया था, ठीक है। तो टैप्लो इज ए बॉय ऑफ, टैप्लो जो है वो कितना साल का लड़का था, तो आप याद रखेंगे जो टैप्लो था, आप चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन है, ठीक है, तो टैप्लो उसमें एक लड़का है जिसका जिक्र किया गया था, ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड का एक लड़का है ना, और ये काफ़ी समझदार लड़का है, ठीक है, समझदार नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ वो टीचर को लेकर के फ्लर्ट करता है, जिसमें आपको दो टीचर और उसमें आप देखने के लिए आपको मिला था कि उसमें दो टीचर आपका जो था वो कौन कौन था, वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस और उसमें एक तो और थे मिस्टर फ्रैंक, मिस्टर फ्रैंक जो थे साइंस के टीचर थे, आपको याद होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि हु सेड, किसने कहा था, एक कोटेशन आपका पूछता ही है एग्जाम में, ठीक है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने आने वाले पीढ़ियों को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका लिखा रहेगा, स्कॉर्चेड प्लांट इन इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप, ठीक है, एंड इलिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, ये पूरा कोटेशन होगा कि क्या हम अपने आने वाले जो सक्सेसर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनके जला हुआ खराब भूमि छोड़ के जा रहे हैं, तो ये जो कोटेशन था ये किसने कहा था, तो ये कोटेशन ब्रांड कमीशन ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था, ब्रांड कमीशन, ठीक है, ब्रांड कमीशन जो है वो एक कमीशन बैठा था जो कि पर्यावरण पर स्टडी के लिए बनाया गया था, ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि उसने बताया था कि हम जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक है, लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे वाज ये कौन थे, तो ये फिजिस्ट थे, भौतिकीवादी थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या, सिल्क रोड हैज बीन रिटन बाय, सिल्क रोड किसने लिखा है, तो सिल्क रोड निक मिडल्टन ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, तो जो लंबा जो शिप स्किन का कोट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो ड्रोकबा बोला जाता है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कितनी लड़कियां थी, तो 3 थी, एक नरेटर की माँ जो थी लंबी, और उसके साथ दो कजन बहनी थी। विच बर्ड इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द लेबरनम टॉप, कौन से बर्ड को डिस्क्राइब किया गया है, तो गोल्ड फिंच को, ठीक है। हु इज कॉल्ड इटर्नल इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन में किसको शाश्वत या अमर कहा गया है, तो याद रखेंगे द रेन को, किसको किया गया है, तो रेन को, इसमें किसको पर्सोनिफाई किया गया है, अब इसी पोएम में याद रखेंगे किसको पर्सोनिफाई रेन को ही किया गया, ठीक है, पर्सोनिफाइड किसको किया गया, रेन को ही क्वालिटी दिया गया मानव का, ठीक है। हेल एंड हेवन आर नॉट फाउंड इन, यानी हेल एंड हेवन को किस में नहीं पाया जाता है, तो याद रखेंगे ज्योग्राफी बुक में, ठीक है। द सीड आई स्पेंड और सोन विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, यहाँ पर जो सीड का इस्तेमाल किया गया वो किसके लिए किया गया, तो बेटे के लिए किया गया, उसके लिए किया गया, तुलना किया गया, तो याद रखेंगे इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया, किसका, मेटाफर का। मेटाफर किसको कहते हैं, इम्प्लाइड सिमिली को, इम्प्लाइड सिमिली मतलब जो दूसरे के लिए इम्प्लाई किया जाता है, यानी बेटे के लिए वहां पर इसको लाया गया है। फिर है कि आर्मेनियन फैमिली वाज फेमस फॉर, आर्मेनियन फैमिली किसके लिए फेमस था, तो आर्मेनियन फैमिली गरीबी के लिए था, ईमानदारी के लिए था, या सच्चाई के लिए था, और B and C यानी कि ट्रूथ के लिए और ऑनेस्टी के लिए, याद रखेंगे तो B और C दोनों के लिए फेमस था, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हु वाज द नरेटर मदर, नरेटर की माँ का नाम क्या था, तो नरेटर की माँ का नाम मिसेस एस था, क्लियर है ना, मार्गा मिनको की माँ का नाम मिसेस एस था, ठीक है। अब आगे है आपका रांगाज मैरिज का क्वेश्चन, ठीक है, पढ़े होंगे आप। रत्नावाज कितने साल की, 11 ईयर्स की, कितने साल की थी, 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। रांगावाज सेंट टू, रांगा को भेजा गया था टू स्टडी, क्या कहाँ भेजा गया था पढ़ने के लिए, तो बैंगलोर भेजा गया था, ठीक है। अल्बर्ट सेज ही कैनॉट लर्न थिंग्स बाय, अल्बर्ट का कहना है कि वो किस चीज से नहीं पढ़ते थे, तो वो हार्ट से नहीं पढ़ते थे, ठीक है, वो दिल से नहीं पढ़ते थे, दिमाग से पढ़ते थे, ठीक है। मिसेस पियर्सन वाज वुमेन इन हर, जो मिसेस पियर्सन थी वो कितने साल की थी, ठीक है, मिसेस पियर्सन आपकी कितने साल की थी, तो 40 के आसपास, और उसकी जो पति थे जॉर्ज वो 50 के आसपास, ठीक है। द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड इज, मिसेस पियर्सन के पति का नाम क्या था, तो जॉर्ज था, क्या नाम था, जॉर्ज था, आपको याद रखना है, ठीक है।
अच्छा, मिसेस पियर्सन को कौन मदद किया था परिवार को सुधारने में? तो उसकी दोस्त दोस्त थी जिसका नाम था फिट्जराल्ड, ठीक है। शाहिद को क्या था? ब्रेन ट्यूमर था, जॉन्डिस था, या कि ट्यूबरक्लोसिस था, अल्सर था? याद रखेंगे ब्रेन ट्यूमर था। द बॉर्न चाइल्ड वाज, जो जन्म लिया जो बच्चा था छोटा, वो कैसा था? तो वो लाइफलेस था, मरा हुआ था, ठीक है। इसका इलाज कौन किए थे? तो एंड्रयू मैनसन, याद रखेंगे क्या नाम था उनका? एंड्रयू मैनसन। क्या नाम था? एंड्रयू मैनसन। चलिए नेक्स्ट है, हु रोट द स्टोरी? स्टोरी किसने लिखा है? द टेल ऑफ मिलन सिटी। द टेल ऑफ मिलन सिटी के राइटर कौन है? तो विक्रम सेठ है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इससे, यानी राइटर और पोएट नेम, ठीक है। द मैन हु पास द सिटी गेट, है ना, वो व्यक्ति जो कि सिटी गेट से पास हुआ था, उसको कौन सा चीज पसंद था? वो क्या पसंद करता था? तो एप्पल, मैंगो, मेलन या ग्रेप्स? तो याद रखेंगे मेलन, तभी इसी के नाम से ना यहाँ पर उस स्टोरी का नाम मेलन सिटी कर दिया गया था, द टेल ऑफ मिलन सिटी, ठीक है। उसको काफी ज्यादा पसंद था मिलन, इसलिए वो किसी भी चीज का उत्तर वो किससे देता था? मिलन से, ठीक है। द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर। ग्रैंड मदर हमेशा अपने मतलब कि क्या करती थी, क्या रखती थी? तो क्या रखती थी? रोजरी। रोजरी मतलब है कंठी माला, माला याद रखेंगे, माला रखती थी। चाकू रखती थी, मिरर रखती थी, बैग रखती थी, तो याद रखेंगे आपको माला रखती थी, ठीक है। द नेम ऑफ आइलैंड वाज, उस आइलैंड का क्या नाम था जहां राइटर जाना चाह रहा था? तो याद रखेंगे एम्स्टर्डम। क्या नाम था? एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम जो था वो 65 किलोमीटर, अगर देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो कैसे पूछ सकता है कि व्हाट वाज द डायमीटर ऑफ दैट आइलैंड, ठीक है, विच द नरेटर वाज गोइंग टू, है ना, कहाँ जा रहा था? तो वो चाह रहा था जाने के लिए एक आइलैंड पे जिसका जो चौड़ाई था वो कितना था? 65 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक आइलैंड का नाम था। तो ये एक इजी क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ तक चला जाता है तो आपको एक छोटा सा समझिए कि जिस प्रकार से इस आइलैंड का बात कर रहे हैं ना, एक वास्ट ओशियन में, उसी प्रकार से क्वेश्चन भी ले जाता है आपको। तो एम्स्टर्डम वाज द नेम ऑफ एन आइलैंड, ठीक है, आइलैंड का नाम आपका एम्स्टर्डम था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर इस चैप्टर में आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आपको मैंने बताया था कि जो नरेटर का बोट था जिसका नाम क्या था? बोट का नाम वेव वाल्कर। क्या नाम था? वेव वाल्कर, याद रखेंगे। तो वेव वाल्कर का बोट जो, ये जो बोट का नाम है, ठीक है, इसका वजन जो था वो 30 टन था, ठीक है, 30 टन। और ये कितना लंबाई इसका क्या कितना है? तो 23 मीटर। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका वजन था और ये इसका लंबाई था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है लेकिन फिर भी ये हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग आज के सेशन में कितना क्वेश्चन डिस्कस किए? 40। अब 40 क्वेश्चन ये हो गया। और शाम को लैब के क्लासेस में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको देखना और उसमें ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। शाम को, है ना, 5:15 से लाइव किया जाएगा क्लास, उसमें आप लोग सब जुड़ेंगे, और उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे हम लोग एक साथ मिलके। और उस सेशन में हम लोग एक पैसेज को भी डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक हम उसको गेसिंग किए हैं, उस पैसेज को आप देख लेंगे एक बार। और भी कुछ जब चैप्टर वाइज जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैंने पहले आपको बताया कि आपके एग्जामिनेशन के ठीक बाद 1 या 2 से आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास शुरू हो रहा है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोनों दोनों फैसिलिटी यहाँ काफ़ी अच्छा आपको प्रिपरेशन दिया जाता है। तो आप, आई थिंक आप एग्ज़ाम बढ़िया से देंगे और उसके बाद आप क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट किया जाता है, मिलते हैं आपसे फिर शाम की क्लासेस में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।